हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि जो C++ का फर्स्ट प्रोग्राम है, तो जब हम कोई प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो उसको सीखने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। एक है कि हम उसका प्रैक्टिकल सीधा प्रोग्राम बनाएं और दूसरा है कि उसमें लिखे हुए जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उनकी हमें विजुअलाइजेशन आनी चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में ये स्टडी करना है कि जो हमारा फर्स्ट C++ का प्रोग्राम है, जो आपने देखा भी होगा, हमने प्लेलिस्ट में सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखा C++ का, उस प्रोग्राम की आज हम विजुअलाइजेशन करेंगे कि उस प्रोग्राम में जो लिखी हुई लाइंस हैं उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसकी विजुअलाइजेशन क्या है, उसकी इमेजिनेशन क्या है। और प्रोग्रामिंग में जो है वो इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो चलते हैं, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने उसमें स्टडी करना है कि हमारे पास जो C++ का फर्स्ट प्रोग्राम है, तो एक तो आपने ये नहीं सोचना है कि 1 घंटे में हम सारी C++ सीख जाते हैं। आपने इसको कोशिश करो कि जो ऑनलाइन हमारा मेथड है उसको हम अडेप्ट करें। अडेप्ट करने में ये होगा कि जो मैं लाइंस लिखूंगा साथ साथ नोट्स भी बनाइए और उसको विजुलाइज करिए। और जब आपने कोड लिखना है तो आपने नोटबुक को बंद रख के कोड लिखना है, ताकि आप अपने आप सेल्फ जो है विजुलाइज करके आप उसका कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब C++ का प्रोग्राम लिखते हैं, या हमने प्रोग्राम लिखा भी है, उसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट लाइन थी कि हमारे पास 2 फॉरवर्ड स्लैशेस होती हैं। हमारे पास जो है वो 2 फॉरवर्ड स्लैशेस हैं। मान लीजिए एक ऐसे आपने 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगानी है और हम उसमें लिख सकते हैं माई फर्स्ट C++ प्रोग्राम। देखिए, जो एक ट्रेडिशनल मेथड था प्रोग्रामिंग को सीखने का वो यही था कि पहले थ्योरी क्लास होती थी और उसके बाद जो है वो मशीन रूम होता था, या हम उसके प्रैक्टिकल करते थे मशीन के ऊपर। तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपकी एक लैंग्वेज अगर आपने सीख ली तो उसके बाद आपको दोबारा किसी भी लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम अपने प्रोग्राम में 2 फॉरवर्ड स्लैशेस लगाते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, फिर हम नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं हैश इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, और C++ लिख रहे हैं तो आप लिखिए IOStream एंड देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर std। और उसके बाद है हमारे पास कि हम लिखते हैं यहाँ पर int एंड देन मेन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और हम इनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, पैरेंथेसिस स्टार्ट और पैरेंथेसिस क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं सी आउट एंड देन 2 एंगुलर ब्रैकेट्स डबल कोट्स, एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलकम यू इन C++, डबल कोट्स क्लोज, सेमीकोलन, और सेकेंड लाइन हम लिखेंगे सी आउट एंड देन अगेन 2 एंगुलर ब्रैकेट्स डबल कोट स्टार्ट, और यहाँ पर हम एक और मैसेज दे सकते हैं, दैट इज थैंक्स टू ज्वाइन CompuHelp, थैंक्स टू ज्वाइन CompuHelp। अब आपने ये नहीं सोचना है कि टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसे लिखो आप, और कई बार रिटर्न 0 होता है, लेकिन अभी हम इसको करली ब्रैकेट्स के साथ क्लोज करेंगे और यहाँ पर भी हम 2 फॉरवर्ड स्लैशेस एंड एंड ऑफ मेन लिख सकते हैं। अब ये जो है यहाँ पर अगर आप लाइंस देखें, अगर आपने VS कोड में कोड लिखा हुआ है तो उसमें हमारे पास लाइन नंबर्स आ जाता है। लाइन नंबर 1 यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8। सो देयर आर 8 लाइन्स ऑफ कोड, कि ये 8 लाइन है हमारे पास। और हमने इसमें ये ध्यान में देना है अब कि जो फर्स्ट लाइन है उसका हमारे पास क्या रोल है, और साथ साथ आपने ये भी माइंड में रखना है कि जब ये लाइन हम यहाँ C++ में सीख रहे हैं तो ये C में भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है आपके पास। उसके बाद C++ तो कर रहे हैं, जावा में आपके पास सेम होने वाली हैं, C# में आपके पास सेम होने वाली हैं, जावास्क्रिप्ट में आपके पास सेम होने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ पर पेशेंस रखेंगे और इन चीज़ों को विजुलाइज करेंगे और उनको समझेंगे, तो आपको ये आप समझिए कि एक लैंग्वेज के साथ साथ इसका जो हमारे पास फाउंडेशन है, इसलिए हम इसको फाउंडेशन कहते हैं। तो इस एक लैंग्वेज में हमें बहुत सारी लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट लाइन हमें क्या हेल्प करने वाली है। सो फर्स्ट लाइन को देखिए आप
कि जब हम कहते हैं कि कोई भी लाइन आपके प्रोग्राम में अगर वो लाइन 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से शुरू होती है, मीन्स हमारे पास अगर वो 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से स्टार्ट होती है, इसको ऐसे करते हैं हम, ये आपके पास कोड रहेगा और इस कोड को हम यहाँ से आपको रीडेबल रहेगा, ये आप यहाँ कर दीजिए और छोटा कर सकते हैं हम। ये वाला प्रोग्राम अब हमारी हेल्प करेगा। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले कि अगर कोई भी प्रोग्राम में अगर कोई लाइन आपकी कोड की 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से शुरू होती है और उसके आगे हम कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम क्या कहने वाले हैं, उसको कहने वाले हैं हम कमेंट। वो हमारे पास क्या होता है, कमेंट होता है। अब आपने ये नहीं करना कि क्विक एंड फास्ट है, आप इसको विजुलाइज करो। कमेंट जो है रियल लाइफ में आपके पास कमेंट क्या होता है, तो आप जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती थी उसमें से ये टीचर आपको फैसिलिटी देता है, टाइम देता है कि थिंक अबाउट द कमेंट, कि कमेंट क्या होता है। तो आपको लगेगा कि आप कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में कहीं पर भी है तो हम कमेंट पास करते हैं लोगों को। तो कमेंट को उठाओ अपनी लाइफ से, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए एंड लेट योर ब्रेन विजुलाइज। क्यों? क्योंकि हम जो नया नॉलेज ऐड करते हैं वो नया नॉलेज हमारा पुराने नॉलेज से ही नया ऐड होता है। ऐसा नहीं है कि हम कमेंट को क्रैम करके रख लें। तो कमेंट का मतलब क्या है कि हम किसी के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा कहते हैं तो उसको हम कमेंट कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट का मतलब क्या है कि ये जो कमेंट आप लगा रहे हैं तो आप अपने कोड के बारे में, आप अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब दैट। तो कमेंट का मीनिंग हम क्या रखने वाले हैं कि कमेंट इज यूज टू, जो कमेंट है दैट इज, कमेंट इज यूज टू डिस्क्राइब द कोड, कमेंट इज यूज टू डिस्क्राइब द कोड, डिस्क्राइब द कोड। अब जो हम कमेंट लगा रहे हैं वो कोड को डिस्क्राइब करेगा। तो क्या हमें ये कमेंट लगाना चाहिए, क्या ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है या फिर ये ऑप्शनल है? तो हम ये कहेंगे कि ये मैंडेटरी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो आज आप कोड लिख रहे हैं और रोज़ के आप मान लीजिए 2, 4, 5 कोड लिखते हैं, तो महीने में आप सोचिए आपके पास 120 कोड हो जाते हैं, 6 महीनों में बहुत सारे हो जाते हैं। और आपकी जगह पर कल कोई और प्लेस होता है मल्टीनेशनल कंपनी में, तो कोडिंग में कमेंटिंग जो है दैट इज व्हाट, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होती है और अगर आपने अच्छी इसको कमेंट कही है, कमेंट का पर्पस हमारे पास है कि यू वांट टू डॉक्यूमेंट दी कोड, कि डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, कि कल को आपकी पोस्ट के ऊपर कोई और आता है तो उसको फर्स्ट लाइन पढ़ के ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रोग्राम का कोड लिखा है इसने, इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है। वी डोंट नीड टू रीड द होल प्रोग्राम। सो कमेंट मीन्स कि बट दैट इज रेकमेंडेड, रेकमेंडेड मीन्स कि आपको वो कमेंट करने चाहिए। जब आपकी सिलेक्शन होगी, आपके कोड की सिलेक्शन होगी, तो हमारे पास उसमें एफिशिएंसी में जाता है कि इस बच्चे का जो है प्रोग्राम लिखने का जो स्टाइल है वो ज़्यादा बेहतर है और उसको प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो कमेंट आपने पक्का लगाना है। लेकिन जो कमेंट है वो जो है दैट इज नॉट कंपाइल्ड, इज नॉट कंपाइल्ड। अब इज नॉट कंपाइल्ड का मतलब क्या है कि वो जो आपने कोड लिखा है, मीन्स कमेंट डाला है, उसको कंपाइलर जो है वो कंपाइल नहीं करता है। वो प्रोग्रामर के पर्पस के लिए होता है, प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, कोड को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। अब ये कमेंट पे आप अगर आपने 2-3 मिनट दे दिए तो आप फिर आगे जाके किसी भी लैंग्वेज को सीखेंगे तो उस लैंग्वेज में पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला सिर्फ ये देखेगा कि हाउ टू राइट द कमेंट इन दिस लैंग्वेज। तो अगर हम अब पाइथन में भी चले जाएंगे तो पाइथन में आपको ये तो क्लियर हो गया कि हाँ नहीं मेरे पास जो कमेंट है वो क्या है। अब आपने पाइथन में जाके एक क्वेश्चन पूछना है कि पाइथन में भैया कमेंट लगाते हैं तो उसको लगाने का तरीका क्या है, उसमें कौन सा सिंबल है जो कमेंट के लिए यूज होता है। तो कमेंट को आप समझिए। अब वो कह रहा है कि ये जो कमेंट है, ये जो मैंने कमेंट लगाया है, ये हमारे पास बेसिकली 2 तरह का हो सकता है। वन इज नोन एज योर सिंगल लाइन कमेंट। हम उसे क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, सिंगल लाइन कमेंट। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि जब कमेंट की बात हो रही है तो एक सिंगल लाइन कमेंट हो सकता है और दूसरा हमारे पास क्या है, उसको हम नाम दे देते हैं मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। अब इसका क्या मीनिंग है हमारे पास कि सिंगल लाइन कमेंट की बात करते हैं, ये वाला जो है
तो क्यों ना हो, इसमें क्या होता है कि जो इसके आगे आपने लाइन लिखी है उसको कंपाइलर इग्नोर करता है। सो दिस इज नोन एज योर सिंगल लाइन कमेंट। तो आपके पास C++ में जो सिंगल लाइन कमेंट है वो आपके पास 2 फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो हमारे पास होता है फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक, और फिर इसके बीच में आप जितनी मर्जी लाइंस लिख दीजिए और उसके बाद आपने फॉरवर्ड वो एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज करना है। तो इसके बीच में लिखी हुई जितनी भी लाइंस हैं वो आपकी एज कमेंट जो है ट्रीट की जाएंगी। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन है। इसमें अभी तो हमने अपने C++ के प्रोग्राम में सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किया है, लेकिन अगर आपको लगे कि मुझे ये वाला जो कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड है सारा कमेंट करना है, तो आप यहाँ फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक लगाइए और यहाँ पर जाके आप एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश से उसको क्लोज कर सकते हैं। तो उसके बीच का लिखा हुआ सारा का सारा कोड जो है वो आपका कमेंट बन जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। अब चलते हम कि अगर हमने सेकंड लाइन के ऊपर जाना है तो सेकंड लाइन हमारे पास क्या हो सकती है। सेकंड लाइन को आप विजुलाइज करिए कि मेरे पास सेकंड लाइन क्या है, और सेकंड लाइन को हम डिस्कस करते हैं अगर हम डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड लाइन। सेकंड लाइन देखिए आप क्या है कि आपके पास है हैश और फिर है इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट एंड देन आईओ स्ट्रीम। अब इसको बड़े ध्यान से समझना है हमने, क्योंकि मोस्टली आप C++, जावा तक जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करने वाला है। इस कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले इस पे फोकस करना है आपने कि ये जो आईओ स्ट्रीम है हमारे पास ये क्या है। तो ये जो आईओ स्ट्रीम होती है ये आजकल जो हम लेटेस्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं C++ में तो उसमें आईओ स्ट्रीम लिखा जाता है, नहीं तो अगर आप पहले कोड लिखते होते तो क्या होना था, iostream.h होता है। अब iostream.h जब हम लगाते हैं तो अगेन यू हैव टू व्हाट विजुलाइज, आपको फिर वही मेरा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि 2 सेकेंड 10 सेकेंड देके ये सोचिए कि ये जो .h है, जब हम कोई कंप्यूटर में ऐसे देखें कि मेरे पास abc.txt होता, अगर मेरे पास abc.c होता तो ये क्या है। तो हमने अपने प्रीवियस नॉलेज से नेक्स्ट नॉलेज बनाना है, राइट। फिर वो हमें कभी भूलता नहीं है। तो abc.c जो है हमने यहाँ से उठाया कि यार abc.c भी होता है, abc.txt भी होता है, abc.jpg भी होता है, abc.cpp भी होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है पूरे का पूरा, इसको हम क्या कहने वाले हैं, इसको हम कहने वाले हैं कि ये भैया हमारा फाइल नेम है, कि ये तो एक फाइल है। अब ये फाइल है तो डॉट के जो राइट साइड है, जैसे मान लीजिए ये डॉट है हमारे पास, तो डॉट के वो कह रहा है कि इस डॉट के जो राइट साइड है ये जो 3 लेटर्स हैं हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये फाइल एक्सटेंशन है। क्या है ये, फाइल एक्सटेंशन। अब ये जो फाइल एक्सटेंशन है ये क्यों दी जाती है, क्या ये कंपलसरी है, इसका रोल क्या है, इसका पर्पस क्या है हमारे पास। तो जो एक्सटेंशन पार्ट है तो वो कह रहा है कि डॉट के लेफ्ट साइड क्या है फिर, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज योर प्राइमरी फाइल नेम। क्या है ये, प्राइमरी फाइल नेम, कि ये मेरे पास प्राइमरी फाइल नेम है। देखिए अगर आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसका पर्पस ये है कि एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी है उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें भी आपके लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करने वाली हैं और आपको कॉन्फिडेंट बनाने वाली हैं। अब मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा फाइल नेम है उसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट जो प्राइमरी फाइल नेम है और दूसरा पार्ट जो है दैट इज नोन एज ए फाइल एक्सटेंशन। अब वो कह रहा है कि फाइल नेम जो है वो तो हमने अपनी फाइल का नाम दिया, ये एक्सटेंशन हमारे पास क्या रोल प्ले करने वाली है। तो आपने कहना है ये जो एक्सटेंशन है दिस स्पेसिफाई व्हाट, दैट इज द टाइप ऑफ फाइल। अब ये टाइप ऑफ फाइल किस लिए बेनिफिशियल है, तो आप कंप्यूटर्स में, और ये एक्सटेंशन इन्वेंट क्यों की गई, तो हम कंप्यूटर में कई तरह की फाइल्स बनाते हैं और जब हम उन फाइल्स को ओपन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ये सिलेक्ट करना होता है कि ये फाइल जो है वो किस सॉफ्टवेयर को बिलोंग करती है। इट मीन्स कि जो एक्सटेंशन है मीन्स द टाइप ऑफ फाइल है, दैट रेफर्स टू व्हाट, दैट इज द विच टाइप ऑफ फाइल इट इज, और इसको किस सॉफ्टवेयर में प्ले किया जा सकता है और ये किस तरह की फाइल है। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो हमने ये आइडिया लगाया कि ये जो iostream.h है, तो सबसे पहला हम अपने प्रीवियस नॉलेज से जो हमारे पास इनसाइट है उससे हमने ये कहा कि सर फिर ये iostream.h जो है वो एक फाइल होनी चाहिए। तो हमने इसको कह दिया कि ठीक है ये एक फाइल है। अब प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके पास एक टर्म आती है लॉजिक। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक है हमारी सोच। हमारी सोच क्या कहती है कि अगर ये फाइल है
अब इसको देखिए, लिंक करना आना चाहिए हमें, तब हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो कह रहा है कि अगर ये फाइल है तो फाइल की आप इमेजिनेशन करो, फाइल क्या है, कंप्यूटर में हमारे पास फाइल क्या होती है। तो दो तीन चीजें आप साथ साथ कनेक्ट करते जाओ, क्या कि एक फाइल जो है दैट शुड बी इन योर ब्रेन, वो हमारे पास ब्रेन में पिक्चर के तौर पे क्या होनी चाहिए, फाइल क्या होती है। तो फाइल को आप लेके चलिए कि वो मेरे पास एक कंटेनर होना चाहिए, कंटेनर। अब फाइल हम जानते हैं, और अगर हम C++ में पहुंचे तो थोड़ी बहुत फाउंडेशन हमारे पास है कि अगर हम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी पे कहीं भी कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर करने के लिए हमारे पास फाइल होती है, और ये जो फाइल है ये हमारा कंटेनर है, और इसमें हमने कुछ भी अगर कंप्यूटर के ऊपर स्टोर करना है तो हम एक फाइल बनाते हैं। तो ये आपकी कोई ना कोई फाइल होगी abc.txt। अब हमारे केस में क्या है कि ये जो iostream.h है ये एक फाइल है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो अगर iostream.h है तो हमने अपने ब्रेन को कहा भैया कि अगर ये फाइल है तो हम इस फाइल के साथ अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। तो फिर हम एक अगले स्टेप पे चले कि अगर ये iostream.h है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारे कंप्यूटर में आई कहां से। तो जब हम C++ को इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम C++ का सॉफ्टवेयर कहते हैं, आप इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कई बार कि हम C++ में हम जो कंपाइलर डाउनलोड कर रहे हैं उसके साथ ये हमारे पास हेडर फाइल्स भी हमारी मशीन में आती हैं। ऑलरेडी हमारी मशीन में ये हेडर फाइल्स अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर ये आपने डाउनलोड नहीं की है और अगर आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये फाइल जो है वो हमें अवेलेबल करवाई जाती है, ये पहले से इनबिल्ट फाइल्स हैं। हर एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना, अगर इनबिल्ट बोला जा रहा है तो थिंक अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड। इनबिल्ट का मतलब है कि पहले से जो हमारे पास कंटेंट पहले से बना हो उसको हम इनबिल्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो है इसको हमने फाइल तो कह दिया, इसका मतलब है कि धीरे धीरे पहले तो हमें iostream.h लिखना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग में तो उन्होंने कहा कि .h बार बार लिखोगे तो क्यों ना हो iostream उसको लिखा जाए। अब वो कह रहा है कि अगर ये फाइल है तो फाइल का जो नाम है उस नाम के ऊपर भी थोड़ा सा टाइम हम लगाते हैं कि iostream। अब कंप्यूटर्स में आपने ये समझना है कि जब हम कहते हैं iostream, ये भी ध्यान देना आपने कि iostream, अब iostream से हमारा मतलब क्या है कि ये जो iostream है इसमें IO का मीनिंग क्या है और इसमें स्ट्रीम का मीनिंग क्या है। ये मत सोचिए कि टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा है, आपको ये हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप जावा में जाएंगे इंपोर्ट लगेगा, C++ में जाएंगे इंक्लूड लगेगा, पाइथन में जाएंगे इंपोर्ट लगेगा, और आपके पास जावास्क्रिप्ट में जाएंगे इंपोर्ट लगेगा, तो वहाँ आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि मुझे क्या करना है। मुझे जो इनबिल्ट मटेरियल है वो मुझे अपने प्रोग्राम में अवेलेबल करवाना है, तो वहाँ आपके पास टाइम सेविंग हो जाएगी। अब वो कह रहा है IO का मतलब क्या है। अब आपने फिर एक सेंस बनानी है, एक फोटो बनानी है कि जो कंप्यूटर है हमारे पास, उस कंप्यूटर में हमारे पास 3 काम होते हैं। मीन्स कि कंप्यूटर के हमारे पास बेसिकली जो है वो 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, उसको हम कहने वाले हैं इनपुट, कि कंप्यूटर में इनपुट होती है। द सेकेंड टास्क ऑफ द कंप्यूटर इज व्हाट, दैट इज द प्रोसेसिंग, एंड थर्ड टास्क जो है उसको हम कह देंगे आउटपुट। अब ये 3 काम आपके पास होने वाले हैं, 1, 2 एंड 3। अब इनपुट होगी, जो इनपुट हो जाएगी वो आपकी मेमोरी में जाएगा, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है वो उसको प्रोसेस करेगा, और आउटपुट जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस पे आएगी। अब हमारे केस में आउटपुट जो है ये भी विजुलाइज करना है, वो मॉनिटर है। जो प्रोसेसिंग हो रही है वो आपके पास वो जो लोहे का डिब्बा है जिसको हम CPU कहते हैं, उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। और जो मोस्टली जनरल और स्टैंडर्ड इनपुट होती है वो हमारे पास कीबोर्ड से होती है। तो कीबोर्ड हमारे लिए जो है वो इनपुट डिवाइस है, कि हमारे पास इनपुट करवानी है तो कीबोर्ड से होनी है। अब आप सोचिए कि जब आपने प्रोग्राम लिखना है तो आपको अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं कीबोर्ड से डेटा लेना पड़ेगा, फिर उसको आप मेमोरी में सेव करेंगे, फिर वहाँ कोई ना कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और ऑपरेशन के बाद हम उसको क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये काम तो फंडामेंटल हमारी फंक्शंस होंगे हर एक प्रोग्राम में। मोस्टली टेंडेंसी है इसकी कि हम इनपुट भी करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और आउटपुट लेंगे। तो वो कह रहा है कि जिसने C++ बनाई है। अब क्वेश्चन ये है कि साथ साथ अगर कोई कहे कि हम C++ का कोर्स कर रहे हैं तो साथ नॉलेज इंक्रीज कर दीजिए कि C++ बनाने वाला जो बंदा है उसको हम क्या कहें, तो उसको हम कहेंगे बिजार्ने स्ट्रॉस्टप।
बिजारने स्ट्रॉस्ट्रप। साथ साथ ये क्लियर भी हो रहा है कि हाँ उसका बहुत बड़ा योगदान है उनका, तो हम क्यों ना हो, हमारे पास कई बार एमसीक्यू में आ सकता है, इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है कि यार सी प्लस किसी ने बनाई, तो बिजारने स्ट्रॉस्ट्रप ने। साथ साथ आप माइंड में रख लिए कि अगर कोई पूछ ले कि यार सी किसने बनाई है, तो हम कहने वाले हैं कि भैया सी जो है, तो उन सर का भी हमें नाम पता होना चाहिए। डेनिस रिची नाम से हमने उनको याद रखना है कि डेनिस रिची जी ने बनाई है, और ये 70s में डेवलप हुई है, राइट। तो बहुत पुरानी है लेकिन आज भी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आपको जो मशीन है उसकी लैंग्वेज जो है, उसके साथ उसका जो बिहेवियर है, उसका जो काम करने का तरीका है, वो ये फंडामेंटल लैंग्वेजेस हमें सिखा देती हैं। तो अब हमारे पास है कि ठीक है, हमें ये पता चल गया कि बिजारने स्ट्रॉस्ट्रप जी ने हमें ये फाइल जो है पहले से बना के दी हुई है, और हम इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। और इंक्लूड कर रहे हैं तो हम इसकी भी जानकारी रखना चाहते हैं, नॉलेज रखना चाहते हैं। आईओ का मीनिंग क्या है? तो आप समझें कि आई स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। इसका मतलब कि आईओ का फुल फॉर्म हम रख लेते हैं यहां पर, क्या कि ये इनपुट है और साथ में ये आउटपुट भी है। तो ये क्या बन गई हमारे पास? इनपुट आउटपुट। अब वो कह रहे हैं स्ट्रीम क्या है। अब ये हमें फिर अपनी रियल लाइफ में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कह दूंगा फ्लो ऑफ डेटा। फ्लो ऑफ डेटा, तो आप जब कॉलेज जाते हैं, आप कोई स्कूल में जाते हैं, तो आप उसमें एक स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। स्ट्रीम का हमारे पास मीनिंग ही ये होता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज वन पर्टिकुलर फ्लो ऑफ समथिंग। फ्लो ऑफ समथिंग क्या है कि मैंने अगर इंजीनियरिंग करनी है तो मेरी स्ट्रीम ये है, तो मेरे वाला जो है वो फ्लो जो है वो इस साइड जाएगा। तो स्ट्रीम का आपने मीनिंग रखना है कंप्यूटर में भी, कि स्ट्रीम का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ डेटा। ये आगे जाके और आपको क्लियर होगा, फाइल हैंडलिंग ये वो करेंगे तो वहां हमारे पास स्ट्रीम टर्म आएगी। तो स्ट्रीम का मतलब क्या है कि यहां से आपके पास ऐसे इमेजिनेशन करनी है कि यहां एक पाइप लगी होगी और इस पाइप में डेटा जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर जाएगा कीबोर्ड से, तो हम इसको इनपुट स्ट्रीम कहेंगे। और फिर आपकी मेमोरी से डेटा जो है वो इसको एज पाइप आप इमेजिन कर लीजिए कि फिर डेटा का फ्लो जो है वो आपके मॉनिटर तक जाएगा, आउटपुट डिवाइस तक जाएगा। कल को हम यहाँ पर अगर डेटा सेव करेंगे तो फाइल वाला भी फ्लो होगा, तो आउटपुट स्ट्रीम हम उसको कहेंगे। तो हमारे पास स्ट्रीम मीन्स फ्लो ऑफ डेटा। तो अब हमारे पास आईओ स्ट्रीम का मीनिंग जो है वो हमें बेसिक लेवल पे क्लियर हो गया है कि आईओ स्ट्रीम का मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कंटेनर है आईओ स्ट्रीम का, इसका नाम हमने रख दिया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मीन्स हमारे पास बिजारने स्ट्रॉस्ट्रप जी ने ये नाम रखा हुआ है स्ट्रीम। तो इसके अंदर जो हमें सामान मिलेगा वो इनपुट आउटपुट के कंसर्न मिलने वाला, क्योंकि ये फाइल है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट तो होगा। अब अगला बिग क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमें आईओ स्ट्रीम में क्या मिलने वाला है, तो हम कहने वाले हैं कि भैया आईओ स्ट्रीम जो है वो एक फाइल है, मतलब वो एक कंटेनर है। अगर उस कंटेनर की बात करें तो उसमें हमें क्या मिलने वाला है, तो हम कहने वाले हैं कि उसके अंदर कोडिंग पड़ी हुई है भाई। और ये कोडिंग जो है पहले से बना के दी हुई है हमने। क्यों बना के दी हुई है? क्यों? क्योंकि वो कहता है कि इसके अंदर जो कोड पड़ा हुआ है वो इनबिल्ट कोड है। तो हमें ये आइडिया हो गया कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे थे, अगर हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम को अगर हम दोबारा लेके आए तो यहाँ पर हमारे पास है कि ये जो आईओ स्ट्रीम है ये एक हमारे पास फाइल है, और ये प्रोग्राम में सबसे ऊपर है, प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो कोड हम आगे प्रोग्राम में लिखेंगे, उस कोड के जो लाइंस हम लिखेंगे, जो स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे, उसके पीछे भी कोडिंग किसी ना किसी ने कर रखी है, और वो कोडिंग जो है वो इस हेडर फाइल में आपके पास पड़ी हुई है। हमने इसको साथ में टर्म दे दी है, दैट इज नोन एज योर हेडर फाइल। हेडर फाइल का मतलब क्या? हेडर को माइंड में रखना है, हेड से आपने उठाना है। हेड का मतलब होता है टॉप मोस्ट, और हेड का मतलब ये भी होता है कि विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास भी हेड है। हेड मीन्स दैट इज द टॉप मोस्ट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द फर्स्ट और द रिस्पॉन्सिबल समवन, राइट। तो हम इसको क्या कहते हैं? हेडर फाइल कहते हैं। अब हेडर फाइल आप माइंड में रख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि अगर हम यहां आईओ स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो हम लगा रहे हैं साथ में हैश इंक्लूड, और फिर एंगुलर ब्रैकेट लगा रहे हैं, और उसके अंदर हम लिखते हैं आईओ स्ट्रीम। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास आ जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस वर्ड से हमने हेल्प लेनी है कि भैया ये बताओ हम कर क्या रहे हैं। तो हमने यहां से गेस लगाना है कि इंक्लूड का मतलब क्या होता है। हम इस फाइल को क्या कर रहे हैं? हम इस फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं कहां? अपने प्रोग्राम में। तो जो आपने प्रोग्राम लिखा होगा first.cpp, इसका मतलब कि इस आईओ स्ट्रीम को हम इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? हमें पता है
कि अगर मैं कोई चीज़ सिर पे उठा के अपने घर लेके आ रहा हूँ तो उसका पीछे पर्पज़ है कि वो जो चीज़ है उसके अंदर जो पड़ा हुआ कंटेंट है वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने घर में कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होगा। तो आपने ये देखना है कि इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब इस कोड को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस और आते हैं और इसको पक्का डिटेलिंग को समझना है, आपने स्किप नहीं मारना है। वो कह रहा है कि क्या ये जो हम हैश इंक्लूड लिख रहे हैं तो क्या इसमें हम अपनी मर्जी कर सकते हैं कि पहले हैश लिख दें, फिर ऐसे लिख दें, IOStream इधर लिख दें और फिर यहां इंक्लूड लिख दें। तो यहां पर हमें एक लॉजिक और मिलने वाला है कि भैया ऐसा है कि जिसने C++ बनाई है उसने C++ में जो कोड लिखना है, किस चीज को कहां लिखना है, वो पहले से ही प्री डिफाइंड है, वो पहले से उसने बना के रखा हुआ है। अब इसको हम कैसे अपनी रियल लाइफ से उठा सकते हैं? तो हम चलते हैं एक आध मिनट में, क्या कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आई एम टीचिंग C++। जब मैंने ये लिखा तो इंग्लिश में इसे सेंटेंस कहते हैं और इंग्लिश में आई पहले लगता है, फिर एम लगता है, फिर टीचिंग मतलब वर्ब लगती है, फिर उसके बाद C++ लिखते हैं। अब वो कह रहा है कि क्या हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, हम एम लिख दें, एम टीचिंग आई C++। तो यहां से एक पॉइंट और आएगा, किसके लिए? बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है कि क्या कहते हैं। तो वो कह रहा है कि अब आप मुझे बताइए, इंग्लिश तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो इंग्लिश में ये किसने डिसाइड किया कि आई के बाद एम लगना है, एम के बाद वर्ब लगनी है, उसके बाद हमने C++ या ऑब्जेक्ट लगाना है, ये किसने डिसाइड किया? तो हम इसको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर। क्या है ये? इंग्लिश ग्रामर है भैया। अब इंग्लिश ग्रामर क्या है? कोई हमसे ये भी बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, कि इंग्लिश ग्रामर क्या है भाई? तो इंग्लिश ग्रामर को आप समझेंगे कि इंग्लिश ग्रामर जो है, तो जब भी कोई हमसे पूछता है कि ये ग्रामर क्या है भैया, तो हमें ये कहना चाहिए क्या, इंग्लिश रूल बुक कह दें इसको, इंग्लिश रूल बुक, कि हाँ जी ये इंग्लिश रूल बुक है। और ये इंग्लिश ग्रामर जो है वो हमें रूल्स पढ़ाता है कि इंग्लिश को अगर आपने लिखना है या इंग्लिश को यूज करना है तो कौन सा वर्ड किसके बाद लगेगा, उसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो इसी तरह से आपने C++ में भी जाना है कि हमने C++ में हैश कहाँ लगाना है, इंक्लूड कहाँ लगाना है, IOStream कब लगाना है। इट इज प्री डिटरमाइंड बाई द पर्सन दैट इज योर बिजार्ने स्टॉस्टअप। अब जो बिजार्ने स्टॉस्टअप ने हमारे पास बना के दे दिया कि भैया आपने क्या करना है, आपने C++ के रूल्स को फॉलो करना है। कौन से रूल्स हैं? जो कोड लिखने वाले रूल्स हैं। कि आप अगर कोड लिखना चाहते हैं तो कोड लिखने के रूल्स क्या हैं, तो उन रूल्स को हमने क्या कहना है। तो हमारे पास एक टेक्निकल टर्म आएगी, सिंटैक्स। नाउ व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स? तो सिंटैक्स मीन्स व्हाट? सिंपल वे में अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, द वे टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन, अब यहां ध्यान रखिए, इन एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, राइट, कि मतलब किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर आपने कोड लिखना है तो आपको उस लैंग्वेज में उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए। और याद रखना यहां कि हर एक लैंग्वेज में, बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं जैसे C है, C++ है, जावास्क्रिप्ट है, इनका सिंटैक्स भी मिलता जुलता है, सिमिलर है। लेकिन पाइथन में जाके आपको क्या बेनिफिट होने वाला है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो सेम होंगे, सिंटैक्स में थोड़ी बहुत चेंज होगी। तो सिंटैक्स सीखना मुश्किल नहीं है। बट सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीका। और इसमें हम अब अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, तो फिर आपको इंग्लिश में भी वही करना पड़ेगा, मैं ऐसे लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंपाइलर है उसमें ये प्री डिटरमाइंड है कि ये चीज़ यहाँ फिट होगी, ये चीज़ यहाँ फिट होगी, तो उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अगर आपने प्री डिटरमाइंड मेथड, प्री डिटरमाइंड तरीका, उसके हिसाब से अगर कोड नहीं लिखा तो वहाँ हमारे पास सिंटैक्स एरर्स आते हैं। उन्हें सिंटैक्स एरर्स कहते हैं, जो हमारी टाइपिंग के मिस्टेक में काउंट होती है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन में आया, एक कॉन्सेप्ट तो हमें निकल के आ गया कि यार भैया यहाँ पर सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो कहता है कि क्या अगर मैं ये लाइन लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड एंड देन उसमें लिख रहा हूँ मैं IOStream, तो ये जो मैं IOStream लिख रहा हूँ इसमें वो कहता है अब कि ठीक है भैया, ये तो आपने कह दिया कि इनका हम अरेंजमेंट या ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, इधर का उधर लिख सकते हैं। फिर वो एक और लॉजिक आता है ब्रेन में कि क्या मैं जो इंक्लूड लिख रहा हूँ उसमें हम आई को कैपिटल कर दें,
मतलब मैं इंक्लूड को सारे को कैपिटल कर दूं, आई कैपिटल कर दूं, मतलब छोटा सा लॉजिक है मेरे ब्रेन में कि क्या मैं इसके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो बड़े छोटे कर सकता हूं, राइट। तो हमारे पास कंप्यूटर में होता है कि ये जो ए है और ए से जेड है, ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं लोअर केस। क्या कहेंगे इसको हम? लोअर केस। मतलब अगर स्मॉल ए लिखा है तो ये लोअर केस में है, और अगर हम कैपिटल ए टू कैपिटल जेड लिखते हैं तो इनको हम अपर केस कहते हैं। देखिए मैं आपको लेके चल रहा हूं कि आपको अगर बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से भी आप शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर जो है वो एक बिल्कुल बेस्ट टॉनिक होने वाली है। आपको कुछ भी प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं है तो इसको अपर केस कहते हैं। अब वो कहता है कि सी प्लस प्लस बनाने वाले ने क्या कहा, सी प्लस प्लस बनाने वाले ने कहा कि जो ए है और कैपिटल ए है, ये उसके लिए दोनों ही क्या हैं, डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। ये भैया डिफरेंट है। इसका मतलब हम क्या कहने वाले हैं कि जो लैंग्वेजेस है मोस्टली, मैं एटलीस्ट सी, सी प्लस प्लस और जावा की यही बात कर देता हूँ या जावास्क्रिप्ट की, तो हम उन्हें कहेंगे कि दीज लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट एक और आ गया कि भैया ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये हमारे पास एक MCQ में भी आ सकता है कि जो सी, सी प्लस प्लस जावा है 2000 वर्ड केस सेंसिटिव। तो जब हम फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, हम फर्स्ट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो उस फर्स्ट लैंग्वेज में हमारे पास ये सारी टर्मिनोलॉजी होती है। और याद रखना ये आपके बहुत खतरनाक टूल्स हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। जब आप किसी का भी लेक्चर सुनते हैं, अपने प्रोफेसर्स का लेक्चर सुनेंगे कॉलेज में, तो प्रोफेसर इस लेवल पे नहीं जाने वाले हैं। वो ये कहेंगे हाँ यस भैया दिस इज केस सेंसिटिव, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, राइट, दिस इज द सिंटेक्स, दिस इज फाइल। तो वो जो बैकग्राउंड आपकी इमेजिनेशन है अगर वो नहीं बनी और इतनी डिटेलिंग में नहीं समझाएंगे वो। लेकिन अगर आपने एक लैंग्वेज में सीख लिया तो दूसरी लैंग्वेज 15 डेज से ऊपर नहीं लेती है सीखने में। इसीलिए कोई भी कंपनी आपका जब इंटरव्यू लेती है तो वो कहती है कि हाँ लैंग्वेज कोई भी हो सकती है भैया, दैट इज नॉट द बिग इशू, लेकिन आपके लॉजिक्स और आपकी टर्मिनोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास अगला कॉन्सेप्ट भी मेरा क्लियर हो गया। उसमें क्या आया कि हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर नहीं लिख सकते हैं, जैसा हमें एक्सपेक्टेड है, जैसा रिकमेंडेड है वैसा ही हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो C++ है, दिस इज योर केस सेंसिटिव, कि ये हमारे पास केस सेंसिटिव है भाई। तो इसका मतलब है कि हमें अब ये जो सेकंड लाइन हमने यूज की थी अपने प्रोग्राम में से, हमें ये क्लियर होती हुई दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी फोकस करना है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको बिगिनिंग में नहीं समझाई जा सकती हैं। हैश है, अभी आप ये समझिए कि ये सिंटेक्स का हिस्सा है, नहीं तो हम आगे जाके जब हम बहुत सारी C++ सीख लेते हैं तो फिर हमारे पास आंसर आता है कि दिस हैश हैज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसका भी एक पर्पज़ है। इसको प्री प्रोसेसर कहते हैं, लेकिन अभी आपने ये देखना है कि सिंटेक्स का हिस्सा है, क्योंकि हम बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास क्लियर हो जाती है। अब अगर हम दोबारा फिर अपने कोड में चलते हैं तो हमारे पास जो थर्ड लाइन है, अब हम इस पे फोकस करेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 1, 2, 3 लेक्चर्स में आप ये समझिए कि हमें यहाँ ये लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्योंकि नेम स्पेस को समझाना पड़ेगा कि C++ बनाने वाले ने ये जो नेम स्पेस है एसटीडी नाम का एक आपके पास पर्टिकुलर मेमोरी में स्पेस है, उसमें उसने कुछ चीज़ों को यहाँ डिफाइन किया हुआ। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ठीक है ये लिखते हैं और हम इसे फ्यूचर में आगे जाके पढ़ेंगे। अब चलते हैं लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 पे हमने लिखा है इंट मेन। आपने यहाँ से ये रिकॉल करना है क्योंकि मैं इसको फिर अगली स्लाइड पे लिखूंगा। और लाइन नंबर 5 और एक लाइन नंबर 8। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट द नेक्स्ट। और नेक्स्ट आ गया कि मेरे पास क्या है कि एक तो है इंट, फिर मैंने लिखा मेन और करली ब्रैकेट पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट्स क्लोज। देखिए फर्स्ट प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ नई है और मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बिगनर है आप। तो थोड़ी देर के लिए ये जो इंट है इंट लगाते हैं। कई बार आप देखेंगे यहाँ वॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें जरूरी नहीं कि हमें फर्स्ट लेक्चर में ही समझ आ जाए, तो हमने इंट लगाना है या वॉइड लगाना है, इसको रिटर्न टाइप कहते हैं। लेकिन अभी आपने ये समझना है कि कुछ चीज़ों का आंसर जो है वो आगे फ्यूचर में हमारे पास आ सकता है। अब हम इस पे फोकस करते हैं कि ये जो मेन है ये भाई साहब कौन है और इनका क्या रोल है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेन इन C++ एंड इवन इन जावा ऑल्सो।
तो आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। इनिशियली ये काम करता है, धीरे धीरे जब हम स्किल्ड हो जाएंगे तो हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी देखेंगे कि जब भी कोई C++ में हमारे पास कोई वर्ड हो और उस वर्ड के साथ ये राउंड ब्रैकेट्स लगी हो तो उसको हम प्रोग्रामिंग में फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है, क्या है, कैसा है, वैसे तो इसका पूरे का पूरा चैप्टर और यूनिट आने वाली आगे, लेकिन अभी के लिए आपने फंक्शन, मेरा एक मेथड आपने फॉलो करना है कि क्या आपने रियल लाइफ में फंक्शन वर्ड सुना है कभी। अब आपने सोच लिया होगा कि फंक्शन सुना है कि नहीं सुना। देखिए, अगर आपका पेशेंस लेवल, अगर आपका थिंकिंग जो लेटेंसी कहते हैं हम उसको, थिंकिंग का जो टाइम है अगर शॉर्ट होता जा रहा है तो आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है। आप एक आध 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड लगा के सोचिए कि फंक्शन क्या होता है। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ये पेन है। अगर ये पेन है और पीछे हमारे पास ये स्मार्ट बोर्ड है तो इस बोर्ड का एक फंक्शन है, पेन का एक फंक्शन है, आंखों का फंक्शन है, कानों का फंक्शन है, मतलब फंक्शन आप समझने वाले हैं, राइट। कैमरे का फंक्शन है, लैपटॉप का फंक्शन है, हर एक चीज़ का, दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, उसका एक फंक्शन है। तो हमने फंक्शन को यहाँ बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में ये कहना, फंक्शन का मतलब क्या है, कोई टास्क, कोई जॉब, कोई वर्क विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, राइट। सो हमने इसको जॉब, टास्क, वर्क कहना है। अब वो कह रहा है कि मेन एक फंक्शन है, इसका मतलब कि ये कोई ना कोई काम करेगा। क्या करेगा ये कोई ना कोई काम मेरे प्रोग्राम में करेगा। जब भी हमने प्रोग्रामिंग में कोई काम करवाना है, कोई काम होता है, कोई काम हो रहा है, तो उसको कौन कर रहा है, उसको फंक्शन कर रहा है। अब इसकी फंक्शन की थोड़ी थोड़ी और इमेजिनेशन करिए। अगर ये फंक्शन है सॉरी, तो ये काम करता है। अगर ये काम करता है तो आपने एक अपने लिए एक बड़ी स्लोगन रखनी है कि नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग इज पॉसिबल इन कंप्यूटर विदाउट कोड, विदाउट कोड, कि कंप्यूटर में कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना कोड के। इसका मतलब कि अगर ये मेन लिखा है, अगर हम कोई और फंक्शन भी आगे यूज करेंगे तो आपने ये इमेजिनेशन रखनी है कि इसके पीछे हो सकता है किसी ने कोड लिखा हो। तो कोई भी काम जो आपके प्रोग्राम में आगे भी होगा उसको करने के लिए पीछे से बिजारने स्टॉप जी ने कोई ना कोई कोड लिख रखा है, और वो कोड जो है वो कोड कहाँ पड़ा है, तो जो हम आगे कोडिंग लिखेंगे उसका कोड जो है वो IOStream हमारी हेडर फाइल में पड़ा है। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो मेन है, जब भी आप C++ में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो ये लाइन आप पक्का लिखने वाले हैं। अब हम इसका आंसर लेते हैं कि ये मेन फंक्शन का रोल क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपने अभी ये समझना है कि execution of every C++ or Java program starts from main. Java program starts from main. देखिए आगे जाके तो आप और भी स्पेसिफिक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी एग्जीक्यूशन वर्ड यूज किया, कंपाइल वर्ड नहीं यूज किया, क्योंकि इससे एग्जीक्यूशन ही स्टार्ट होती है, कंपाइलेशन आपकी ऊपर से शुरू होती है। लेकिन एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन, इसका मतलब अभी आपने अगर रफ माइंड में रखना है, एक वो बिगनिंग वाले राउंड में समझना है, तो आपने ये कहना है कि हर एक C++ के प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग होने वाली है वो मेन से होने वाली है। मेन फंक्शन है, क्यों? क्योंकि कंपाइलर आपका मेन को ढूंढता है, तो आपकी वर्किंग जो है, एग्जीक्यूशन है, आपकी मेन से होने वाली है। इंट को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दें, ये एक डेटा टाइप है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लेने वाले हैं कि ये जो हमने चीजें पढ़ी हैं, और अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है कि ये जो करली ब्रैकेट है, ये वाली और ये वाली जो करली ब्रैकेट है, C++ में हमारे पास क्या होता है कि अगर करली ब्रैकेट आपने शुरू किया और करली ब्रैकेट क्लोज किया, तो क्यों ना हो इसकी इंपॉर्टेंस को समझा जाए। जब आप ये करली ब्रैकेट शुरू करते हैं तो आपकी कोडिंग की इंटेंशन है कि उसके बीच में आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं, और कंपाइलर आपका ये समझने वाला है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कोड, और जो कोड है वो फिर उसका अगर ये शुरू किया है तो एक क्लोजिंग ब्रेस भी होगी, या क्लोजिंग आपके पास करली ब्रैकेट भी होगी। तो इसको हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या कहने वाले हैं, राइट। तो इसको आप लेके चलिए कि ये जो कोड है मेरे पास, ये करली ब्रैकेट से लेके और करली ब्रैकेट तक हमने इसको कहना है कि ब्लॉक ऑफ कोड।
अब ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या है कि यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हुआ, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये किसका है, ये मेन फंक्शंस ब्लॉक ऑफ कोड है, कि ये मेन फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड है, कि यहां से हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपका कंपाइलर कह रहा है कि भैया यहां से बिगिनिंग हुई है, यहां पे क्लोज हो रहा है। और अगर डेप्थ में समझना चाहते हैं तो जो ब्लॉक होता है वो हमारे किस काम आता है, दैट ब्लॉक इज यूज्ड टू ग्रुप द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, कि उसमें वो ग्रुपिंग करता है और हमें कोई काम करना है तो कहीं कहीं हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स होती हैं, कहीं कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं जिनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं, मतलब कोई काम करना है तो एक स्टेटमेंट से पूरा नहीं होता, तो उसके लिए हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ग्रुप करने के लिए हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, तो इसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कहेंगे। अब हम चलते हैं कि हर एक प्रोग्राम में मेन होगा और मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होगी। तो जब भी आप कोई C++ का स्ट्रक्चर, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, और ये भी ध्यान में रखना आपने कि ये जो C++ का प्रोग्राम है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये नॉर्मल आपके पास प्रोसीजरल प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स आएंगे, लेकिन अभी हम उसकी बिगिनिंग सीख रहे हैं, तो ये नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अब हमने जब प्रोग्राम लिखना है तो उसके अंदर हमने नोटिस किया था कि हमारे पास एक cout नाम का वर्ड था और हमने लगाया 2 एंगुलर ब्रैकेट्स और उसमें लिखा हुआ था हमने वेलकम यू इन C++। अब ये वेलकम यू इन C++ था डबल कोट्स के अंदर, तो वो कहता है ये cout क्या है। तो अब आपने ये ध्यान में रखना है, ये इंट था, ये वॉइड था, ऊपर इंक्लूड था। तो अब आपसे अगर एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन पूछें कि ये गो क्या है, तो इंग्लिश में ये गो क्या है, ये एक इंग्लिश वर्ड है और इस वर्ड का इंग्लिश में एक प्री डिटरमाइंड मीनिंग है। तो जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से एक प्री डिटरमाइंड मीनिंग होता है उनको हम अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपने ध्यान में रखना है कि जो C++ है हमारे पास, C++ में भी बिजारने स्ट्रॉस्ट ने कुछ इनबिल्ट वर्ड्स बना रखे हैं और लैंग्वेज में हम उन वर्ड्स को क्या कहने वाले हैं। तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं जो पहले से प्री डिटरमाइंड हैं उन वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहेंगे हम? कीवर्ड्स। कई बार हम इनको कीवर्ड्स भी कह सकते हैं और हम इनको रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। अब देखिए आपने ये भी माइंड में रखना है कि कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स की हम डेफिनेशन क्या रखें। तो कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर दी वर्ड्स या वर्ड विच हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग इन दैट लैंग्वेज, मतलब उसके पीछे का मीनिंग भी बिजारने स्ट्रॉस्ट्रप जी ने पहले से लिख रखा है। सो इनको कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। तो अभी आप तो इसको यही समझे कि हमारे लिए तो कीवर्ड ही है, cout लगाते हैं। अब cout का काम क्या है? वो कह रहा है cout, तो आउट से फिर हम कोई ना कोई मीनिंग निकालेंगे। आउट का मतलब क्या है? तो आपने अपने प्रोग्राम में हमेशा इमेजिनेशन रखनी है कि मान लीजिए ये आपका प्रोग्राम है और प्रोग्राम से कोई चीज अगर बाहर जा रही है तो नेचुरली वो स्क्रीन के ऊपर आएगी। तो जो cout है और साथ में उसके ये जो हम एंगुलर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और डबल कोट्स के अंदर हम ये जो लिख रहे हैं इसको हम मैसेज कहेंगे कि हम एक मैसेज लिख रहे हैं। और अगर ये मैसेज cout के साथ है तो cout इन C++ इज यूज्ड टू डिस्प्ले या आउट द मैसेज ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब कि ये जो डबल कोट्स में लिखी हुई आपके पास एक छोटा सा सेंटेंस है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होने वाला है। तो हमने cout का क्या मीनिंग रखा कि अगर आपके C++ में कोई कहे कि आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर तो आप cout यूज करेंगे। cout इज यूज्ड टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन। और आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपके पास एंगुलर ब्रैकेट्स हैं वो बाहर की तरफ खुली हैं, इसको स्टार्टिंग में याद में रखना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस में आ जाता है। अब वो कह रहे हैं जो डबल कोट्स के अंदर वेलकम यू इन C++ लिखा है इस पे भी थोड़ा सा फोकस हम कर लें और ये भी हमें आगे जाके हेल्प करने वाला है। तो वो कहता है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है यहाँ वेलकम, क्या लिखा मैंने? वेलकम। तो जो वेलकम बना है वो W है, फिर E है, फिर L है, फिर C है, फिर O है, फिर M है, फिर E है। तो W जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम, वैसे तो रियल लाइफ में हम इसको अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, लेटर कह सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सिंगल जो अल्फ़ाबेट है उसको आपने कैरेक्टर कहना है। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी जब डेटा टाइप्स की बात आएगी इसको कैरेक्टर कहते हैं। तो ये जो वेलकम है फिर इसको नो डाउट हम क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आप ये माइंड में रख सकें तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अभी हल्का ही है राउंड हमारा। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं। जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है मतलब एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं उसको हम प्रोग्रामिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहेंगे? स्ट्रिंग।
सो स्ट्रिंग टर्म हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है जब भी हम एक वर्ड की बात करेंगे। अगर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एक वर्ड होता है जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर आपस में मिले हैं तो नेचुरली कि ये जो वेलकम है ये भी एक स्ट्रिंग है, ये यू स्ट्रिंग है, इन है, सी प्लस प्लस है। तो जब एक वर्ड हो या एक से ज़्यादा वर्ड्स हो उन सबको हम क्या कहने वाले हैं, तो ये जो मैसेज है ये एक स्ट्रिंग है। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ना हो और बिगिनिंग रोल है तो आप इसको मैसेज कहो कि सी आउट इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन। लेकिन अगर आप कैरेक्टर और स्ट्रिंग भी माइंड में रखें तो आगे जाके हम इसको टर्मिनोलॉजी में यूज करेंगे और फायदा होगा हमें। अब जो डबल कोट्स में लिखा है, अगर हम जो इंग्लिश लैंग्वेज है उससे आए तो डबल कोट्स में लिखने का मतलब क्या होता है कि डबल कोट्स में लिखी हुई चीज जो होती है वो एज इट इज, दैट इज बाय स्पोकन बाय दी बट दैट इज द स्पीकर, तो एज इट इज होती है। तो जो डबल कोट्स में आप लिखते हैं बीच में उसको आपका सी आउट जो है एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। तो साथ में हमारे पास है ये सेमीकोलन। हम जानते हैं कि जब हम इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं तो इंग्लिश के सेंटेंस में हमारे पास फुल स्टॉप होता है, और जो फुल स्टॉप हमारे पास होता है जैसे, तो वो सेंटेंस को टर्मिनेट करता है। यहां ये जो सेमीकोलन है इसका नाम हम रखेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या कह देंगे इसको हम? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। याद रखिए कि जब हम कोई भी टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है वो लेंथी हो रही है, क्योंकि आजकल हमारे जो पेशेंस है वो बहुत शॉर्ट हो गए हैं। लेकिन आपकी ये सारी टर्मिनोलॉजी है अगले प्रोग्राम में आपको लाइट करती जाएगी। सारी सी प्लस प्लस में सिर्फ 8 से 9 कॉन्सेप्ट हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ 8 to 9 कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने इनमें टाइम डिवोशन दे दिया और इनमें सेक्रीफाइस नहीं किया और इनमें आप फेडअप नहीं हुआ और कंसिस्टेंसी रखी आपने, तो आपके लिए सब कुछ आसान होने वाला है। इससे बेहतर वीडियो नहीं हो सकती है, इससे डिटेल्ड वीडियो आपके पास प्रोग्रामिंग में नहीं हो सकती है। जब आप सी की बात करेंगे तो होगा क्या, वहां हमारे पास जो है वो सेम कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके पास सेम रहेंगे, थोड़े थोड़े वर्ड्स हमारे पास चेंज होने वाले हैं। तो हमने सी आउट लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या था, इसके बाद जो अगली लाइन थी प्रोग्राम में हम देखें तो उसमें हमारे पास एक और थी, क्या, एक और सी आउट हमने लगाया था। तो फिर तो हमें समझ आ गया कि फिर हमने लिखा था थैंक्स टू ज्वाइन कंप्यू हेल्प, थैंक्स टू ज्वाइन, और आगे लिखा था कंप्यू हेल्प, फिर डबल कोट्स क्लोज सेमीकोलन। इसका मतलब है कि ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो क्लियर हो गया। इस प्रोग्राम में हमने ऊपर हेडर फाइल डिस्कस कर ली, कमेंट डिस्कस कर लिया, मेन का क्या रोल होता है और हमारे पास जो है वो सी आउट का क्या रोल होता है। यही हमने प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट प्रोग्राम हमने लिखा था, उसकी ये डिटेल्ड थ्योरी है। थ्योरी को आपने स्किप नहीं मारना है क्योंकि थ्योरी आपकी इमेजिनेशन करेगी। एक छोटा सा पॉइंट और साथ में ऐड कर लीजिए, जब हम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते हैं तो ध्यान देना है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डॉट सीपीपी कर देंगे। अगर ये सी प्लस प्लस का है तो डॉट सीपीपी होती है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अगर पैरेलल आपके पास सी का प्रोग्राम होता तो फर्स्ट डॉट सी हो जाना है आपके पास। तो आप ये याद रखिए कि कई बार कुछ कॉलेजेस जो हैं वो कहते हैं कि भैया हमें जो है वो सी से शुरू करना है, तो सी से शुरू करेंगे तो जो सी प्लस प्लस आप देख रहे हैं तो सी भी आपकी पैरेलल बहुत आसान होना शुरू हो जाती है। हम जो सी प्लस प्लस कर रहे हैं इसको आपने कहना है सी प्लस प्लस इज इक्वल टू सी प्लस देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जब तक हमारी क्लासेस नहीं आएंगी वो हमारी सी ही है, राइट। लेकिन सिर्फ उसमें प्रिंटएफ स्कैनएफ आएंगे, इसमें सी आउट के साथ हम यूज करेंगे। तो डॉट सीपीपी जो है एक्सटेंशन है। ये हमारी जो फाइल है ये जो लिखी होती है हमने, ये लिखी होती है हमने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। जो आपने VS कोड में बनाई थी फाइल, जो VS कोड है हमारे पास उसमें जो फाइल बनाई थी वो ये बनी थी। पर ये जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, वी नो दैट द मशीन अंडरस्टैंड्स व्हाट दैट इज द बाइनरी कोड, मींस 0 and 1। तो वो तो हमारा डॉट सीपीपी में नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास एग्जिस्टेंस आती है कि बीच में कंपाइलर भाई साहब जी आते हैं। अब कंपाइलर की भी एक इमेजिनेशन करना जरूरी है कि कंपाइलर क्या है। कंप्यूटर में अगर कोई भी चीज़ है तो या तो वो हार्डवेयर है या वो सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल, इसकी भी इमेजिनेशन करिए, या हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, राइट। आप सॉफ्टवेयर की भी देखिए, मैंने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। स्किप ना करिए, आलस मत करिए, सबसे बड़ा दुश्मन है आलस। आप उसको विजुअलाइजेशन करिए और आप एक एक्सपीरियंस टीचर का फायदा उठाइए और आपको कभी भी किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब वो कह रहा है कंपाइलर क्या है, तो हमने कंपाइलर का आंसर देना है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक टर्म सॉफ्टवेयर होती है, एक टर्म प्रोग्राम भी होती है।
अब हम कई बार तो बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन कई बार हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है। तो आपने ये समझना है कि जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जिंदगी में प्रॉब्लम छोटी सी भी होती है जिसको एक बंदा सॉल्व कर सकता है, जिंदगी में प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जिसको 4, 5, 10 बंदे इकट्ठे होकर सॉल्व करते हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जिसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ ग्रुप्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में भी हमारे पास एक हायरार्की है। क्या हायरार्की है कि सबसे पहले हमारे पास आएगी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का आप ध्यान रखिए कि जब मैंने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी, जो सी आउट है वो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन जब मिल जाती हैं तो आप समझिए आपके पास प्रोग्राम बनता है, और जब कोई प्रोग्राम एक पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व नहीं करता तो बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। साथ साथ ये विजुअलाइजेशन जरूरी है। अब वो कह रहा है कंपाइलर जो है, तो इंटरचेंजेबली वी कैन यूज दिस टर्म बिकॉज हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं कि कंपाइलर हमारे पास एक प्रोग्राम होता है। अब वो कह रहा है कि कंपाइलर का काम क्या है। तो कंपाइलर देखिए, एक तो हम स्टार्टिंग में ये कहेंगे कि कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट योर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, लेकिन धीरे धीरे कंपाइलर का काम लिटिल बिट सिर्फ ट्रांसलेशन से ज़्यादा भी होता है, क्योंकि वो अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी करता है कि किसको ऊपर किसको नीचे रखना है, तो उसके बाद वो स्टैक बनता है। लेकिन धीरे धीरे हम अगले लेक्चर्स में इनको पढ़ेंगे। अभी आपने कंपाइलर को कहना है कि भैया ये क्या करेगा, ये जो .cpp में इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इसको ये चेंज करके किस में ले जाता है, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज कह लो या फिर हम क्या कहेंगे, उसको 0 and 1 में कन्वर्ट करता है। तो ये जो मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करके हमें कोड की कॉपी देता है, तो उस फाइल का फर्स्ट नेम जो है वो वही रहता है फर्स्ट, लेकिन जो एक्सटेंशन है वो आपकी exe बन जाती है। ये भी हमें समझना जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक पहुंचना भी जरूरी था। अब ये जो first.exe है, इसका ध्यान रखिए कि ये जो exe है इसको भी समझिए। विंडोज प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो exe है, दिस इज नोन एज योर एग्जीक्यूटेबल फाइल। व्हाट इज दिस, एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या है कि जो मशीन को आपकी फाइल चाहिए वो ये exe होती है। VS कोड में जब हमने कंपाइल किया था तो हमारे पास 2 फाइल्स बन गई थी, एक first.cpp और कंपाइल करने के बाद हमारे पास उसी नाम की एक्सटेंशन अलग हो गई थी, first.exe बन गई थी। सो दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड दिस इज द फाइल विच इज रिक्वायर्ड बाय द मशीन टू रन। तो ये वाली आपकी फाइल जो है वो रन होती है और ये मशीन कोड में होती है। जब हम सॉफ्टवेयर बना के अपने कस्टमर को सॉफ्टवेयर जो है वो डिप्लॉय करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसको exe देते हैं, सोर्स कोड नहीं देते हैं। अच्छा, सोर्स कोड हमारे पास आ गया, तो आप फिर आ जाइए। ये जो first.c है इसको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं, सोर्स फाइल। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमारे पास काम आने वाली है। तो हमने ये सारा का सारा जो है वो थोड़ा सा जो बेसिक हमें नॉलेज की ज़रूरत है वो हमने सीखा है, और इसके बाद हम जो है अगला प्रोग्राम जब लिखेंगे तो हम मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे और हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको लगा हो कि मेहनत की है और वीडियो आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब पक्का करिए, आप इसको शेयर करिए और लाइक करिए, वो मेरे लिए आपका कंट्रीब्यूशन होगा। सो आज के लिए इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू वॉच दिस।